अंतरिम सरकार पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। 2 दिन से लगातार वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही। थोड़ी देर बाद फिर से राष्ट्रपति भवन में नए दौर की वार्ता शुरू होनी है। इससे पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सरकारी आवास शीतल निवास पर कल देर रात से आज तड़के सुबह 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में नई सरकार को लेकर वार्ता हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सुशीला कार्की के नाम पर तकरीबन सहमति बन गई है, लेकिन संसद भंग करने पर राजी नहीं हुई है। राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी संसद भंग करने के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति के साथ बैठक में जो लोग शामिल रहे उसमें आर्मी चीफ के अलावा संसद के स्पीकर, राष्ट्रसभा के अध्यक्ष और चीफ जस्टिस मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति पौडेल प्रमुख दल के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। देर रात उन्होंने पूर्व पीएम प्रचंड के साथ फोन पर बातचीत की। साथ ही पूर्व पीएम माधव नेपाल से भी राय मांगी गई। और अब नेपाल से जुड़े कुछ अहम अपडेट आपको दिखा देते हैं। अंतरिम सरकार को लेकर राष्ट्रपति भवन में आज फिर बैठक होनी है, क्योंकि कल की बैठक बेनतीजा निकली। सुशीला कार्की के नाम पर तकरीबन सहमति बन चुकी है, लेकिन संसद भंग करने के विरोध में राजनीतिक दल सामने आए हैं। तड़के 3 बजे तक राष्ट्रपति भवन में बैठक चली, लगभग 6 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल राजनीतिक दलों के साथ चर्चा में इसी बैठक में शामिल रहे। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, सुशीला कार्की का नाम लगभग तय माने या अभी भी सस्पेंस है? देखिए, बिल्कुल, वैसे तो अगर सभी आप जेनजी के अंदर सहमति देखें या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सहमति देखें तो इस नाम को लेकर सहमति हमेशा से बनती आई है। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन, यानी वो आर्टिकल 106 जो लगातार ये बात कहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट का कोई भी बड़ा चेहरा या फिर सरकार का में कोई चेहरा ना तो कोई सीजीआई बन सकता है ना कोई पूर्व जज बन सकता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि देखिए, हमने कई एक्सपर्ट से बात की, संविधान के विशेषज्ञ हो सकता है कि शायद राष्ट्रपति इसको लेकर कोई एक प्रोविजन रख सकते हैं या फिर टेम्परेरी तौर पर एक चेहरे के तौर पर। जो लगातार बातचीत चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है कि सुशीला कार्की ही वो चेहरा हो सकती है। अब उसके बाद जो जेनजी मांग कर रहे हैं कि भले ही ये 2 महीने 4 महीने के लिए हो, लेकिन 6 महीने के अंदर 4 महीने के लिए हो, लेकिन 6 महीने के अंदर लगातार चुनाव कराए जा सके, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। और कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो शायद उनको होने में समय लगेगा। इसी वजह से चर्चाएं लंबी चल रही है और हर शख्स, यानी जो जेनजी का जो गुट है, वो अपनी तरफ से नए प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिसको लगातार आर्मी की तरफ से या फिर अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से उनको लेकर विचार किया जा रहा है। तो शायद इन पूरी प्रक्रियाओं में समय लग रहा है। हालांकि मैं आपको नेहा एक चीज जरूर दिखा दूं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तस्वीरें, और अगर आप देखें यहाँ पर 24 घंटे में हालात थोड़े सामान्य होते दिख रहे हैं। कल हम जब यहाँ आए थे, यहाँ सन्नाटा था, लोग बहुत कम थे, गाड़ियां बहुत कम थी, लेकिन अब आवाजाही पूरी तरीके से लगभग आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास ठीक है, लोग लगातार अपने कामकाज पर निकल रहे हैं। हालांकि देखिए, ये इलाका जो है वो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका, एक इलाका है जो पार्लियामेंट के पास है, जहां पर लगातार जेनजी अब भी बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कौन होगा नया प्रधानमंत्री का चेहरा उसको लेकर। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इसी बीच आर्मी की तरफ से लगातार मुस्तैदी जो है वो इन इलाकों में की गई है, यानी कर्फ्यू भी है, लेकिन बीच बीच में जो छूट दी जाती है लोग ताकि इधर से उधर अपने इलाकों में जा सके, उसको लेकर भी तैयारी है। नेहा, साथ ही कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त फ्रंट रनर की रेस में हैं, लेकिन उस पर आम सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि जेनजी में भी आपस में मतभेद है और कल हमने उनके बीच संघर्ष भी देखा था। संसद भंग करने के विरोध में राजनीतिक दल हैं। ये ताज़ा अपडेट हम आपको नेपाल से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं। तड़के 3 बजे तक जो राष्ट्रपति भवन में बैठक चली वो भी बेनतीजा निकली है। सुमित मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है? क्योंकि जिस इलाके में आप खड़े हैं वहां तो कम से कम यही लग रहा है कि वाहनों की आवाजाही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा और आगे आके दिखाएं, ये नजारा तो मैंने आपको दिखा दिया। ये एयरपोर्ट के पास का नजारा, एयरपोर्ट के ठीक बाहर का नजारा आप देखिए। कल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गाड़ियों की आना जाना बहुत कम था, उनको स्पेशल परमिशन ली जा रही थी, लेकिन अगर आज आप देख रहे हो तो आपको लोग नजर आएंगे। आप देखें, आर्मी की गाड़ियां हैं, कई लोग जो है वीआईपी मूवमेंट भी हो रही है, और यहाँ पर अगर आप देखें आवाजाही हो रही है और यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर चीजें थोड़ी सामान्य होती आपको नजर आ रही हैं। वो खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि आर्मी की तरफ से भी जब एरिया को आप कह सकते हैं सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया गया, तो कई चीजों में छूट दी गई, दुकानें खुली
जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें उस तरफ कई दुकानों को भी खोला गया ताकि लोग जो अपने अपनी जरूरत की चीजें हैं उनको ले सकें, और ये सारी नजारा खासतौर पे एयरपोर्ट के आसपास का है। वहीं दूसरी तरफ जब आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करीबन 2 से 4 किलोमीटर आगे, जब आप पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, जब आप लगातार सेना मुख्यालय की तरफ जाते हैं, तो उन इलाकों को सैनिटाइज जरूर किया गया। उन इलाकों में खासतौर पे सेना की मौजूदगी है, क्योंकि वहां पर लगातार जेनजी हो या फिर आप कह सकते हैं युवा जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बातचीत के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में सरकार गठन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। कार्की के नाम पर जल्द बने सहमति, गुरुंग कह रहे हैं, और कार्की पर सहमति नहीं बने तो घेराव किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के घेराव की चेतावनी गुरुंग की तरफ से जारी की गई है। उनका कहना है कि कार्की के नाम पर जल्द सहमति बनाई जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाएगा। नेपाल में पीएम की रेस में सुशीला कार्की फ्रंट रनर हैं। बताया जा रहा है कि उनके नाम पर तकरीबन सहमति बन चुकी है, और खबर यह भी है कि हामी नेपाली संस्था के अध्यक्ष सुदन गुरुंग ने बीती रात सेना के अधिकारी को फोन पर यह धमकी दी, और अगर जल्द सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो वो राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। हामी नेपाली वही संस्था है जिसने जेन जी प्रदर्शन का नेतृत्व करने का दावा किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि नेपाली पीएम की रेस में 3 और नाम सामने आए हैं। उनमें शामिल है काठमांडू के मेयर बालेन शाह, नेपाल को बिजली संकट से निकालने वाले कुलमान घिसिंद और धरण उप महानगरपाली। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, ये जो बाकी 3 नाम सामने आ रहे हैं, इन पर सहमति बनने के कितने आसार हैं? क्योंकि कार्की को तो हम मान लीजिए ये कहते हैं कि फ्रंट रनर है, लेकिन उसके बावजूद ये 3 नाम कहां से आए? देखिए बिल्कुल कई ऐसे नाम हैं का नाम आपने बालेन शाह का नाम बताया। बालेन शाह के लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए वो खुद नहीं चाहते हैं, उसके पीछे की एक वजह भी है। वो चाहते हैं कि देखिए जब 6 महीने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जब पूर्ण तरीके से इलेक्शन हो या फिर गठन हो, वो उसका चेहरा बने। वो नहीं चाहते कि वो सीधे तौर पर अभी प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बन जाए, क्योंकि अभी कई चीजें ऐसी हैं जो रिफॉर्म्स होने बाकी हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सारी चीजें उनके सर पर आएंगी, उनका पॉलिटिकल करियर स्टेक पर आ जाएगा। तो वो ऐसे में बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत मिन्यूटली या फिर बहुत ज्यादा सतर्क रहकर अपना फैसला लेना चाहते हैं। वहीं सुशीला कार्की एक ऐसी हैं जो जिनकी सहमति भी है, जिनके नाम को लेकर एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन आर्टिकल कहता है वो एक सबसे बड़ी बाधा है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन एक नाम पर पूरी सहमति बन पाए, एक नाम को लेकर सभी एकजुट हो पाए, वो शायद अभी दिखता कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी और वक्त लगेगा नेहा कि चीजों पर सहमति बन पाए, और ये भी कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा नाम हो जिसकी छवि तो साफ हो ही हो, उसकी एक्सेप्टेंस हर वर्ग में हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो थ्रेट दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाएगा, वो थ्रेट कितना कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर अब कोई शांति भंग करने के मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। देखिए बिल्कुल गुरुंग की तरफ से जरूर कहा गया कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, उन्होंने सेना मुख्यालय का घेराव करने की बात। अगर आपने जल्दी से तय नहीं किया सुशीला कार्की का नाम तो फिर हम आपके मुख्यालय के पास जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो वो परिस्थिति इस समय वैसी नहीं है। हालांकि देखिए ये बात है कि जनजी में या फिर आप कह सकते हैं युवाओं में आक्रोश बहुत ज्यादा है, उनमें नाराजगी बहुत ज्यादा, और ये नाराजगी कोई सिर्फ सोशल मीडिया चीजों को लेकर नहीं है, ये नाराजगी लंबे समय से बनती आई है। लेकिन अभी मुख्य रूप से अगर आप देखें तो नया अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आखिरकार अब की परिस्थितियां बदल चुकी है। अब सेना की मौजूदगी सड़कों पर ज्यादा है। सेना जो पहले 24 घंटे में यहाँ से आप कह सकते हैं कि एब्सेंट रही थी या नहीं दिखी थी सड़कों पर, अब उसकी मौजूदगी ज्यादा। उन्होंने कई इलाकों में कॉर्डन कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसी कई परिस्थितियां जिनको मैनेज करने के लिए सेना पूरी कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप देखें, कल भी क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर भी सेना की मौजूदगी, लेकिन फिर भी वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर पहुंच गए थे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि नेपाल में 6 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, और ये कर्फ्यू में ढील दरअसल सेना की तरफ से दी गई है। हालांकि सेना की टुकड़ियां जगह जगह गश्त कर रही हैं।